जय हिंद दोस्तों। मुझे यकीन है कि बीते कुछ 1-2 सप्ताह से आपने डिसीज़ एक्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। न्यूज़ चैनल पर भी डिसीज़ एक्ट से जुड़ी खबरों को आपने सुना होगा। कुछ न्यूज़ चैनल बिना पूरी तथ्य बताए डिसीज़ एक्ट से ऐसा भय का माहौल बनाए हैं। कोविड-19 का दंश झेल चुकी पब्लिक कन्फ्यूजन में है कि आखिर क्या है ये डिसीज़ एक्ट, उनका भविष्य क्या होने वाला है। चिंता मत कीजिए, आपके इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए आगे वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये डिसीज़ एक्ट क्या है, ये टर्म चर्चा में क्यों और कहाँ से आया, इसको लेकर वैज्ञानिकों और विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य देशों की सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, और सबसे ज़रूरी, डिसीज़ एक्ट से किस हद तक डरने की ज़रूरत है। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में ब्रिटिश अखबार डेली मेल में 22 सितंबर को एक लेख प्रकाशित हुआ, जिसमें बताया गया कि आगे आने वाले समय में एक वायरस से होने वाली बीमारी विश्व में अपना आतंक मचा सकती है। यह बीमारी 2019 में फैले कोविड-19 से 20 गुना ज़्यादा खतरनाक होगी। आपको याद कराना चाहूँगा कि डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार 2019 में शुरू हुए कोविड-19 के कारण विश्व भर में 7 मिलियन यानी 70 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस हिसाब से डिसीज एक्स 50 मिलियन यानी लगभग 5 करोड़ लोगों की मृत्यु होने की संभावना जताई गई है। आप सोच रहे होंगे कि यह खबर तो किसी वैज्ञानिक या लेखक के दिमाग की उपज भी हो सकती है, पर ऐसा नहीं है दोस्तों। ये स्टेटमेंट यूनाइटेड किंगडम की वैक्सीन टास्क फोर्स की हेड डेम कैट बिंगम ने जारी की है। भविष्य की इस संभावित बीमारी को डिसीज एक्स नाम विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया है। इसके पीछे वजह यह है कि जब हमें कोई चीज़ ज्ञात नहीं होती पर उसकी संभावना बहुत अधिक होती है, तो हम उसे एक्स नाम दे देते हैं। डब्ल्यूएचओ ने पहले भी कई बार चेतावनी जारी की है कि निकट भविष्य में ऐसी संक्रामक बीमारी आ सकती है जो पूरी दुनिया में जान और माल का बड़ा नुकसान कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि यह डिसीज एक्स फैलेगा कहाँ से? तो दोस्तों, यूके हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पूरी दुनिया में वायरस बाकी किसी भी जीव की तुलना में कई गुना अधिक तेज़ी से रिप्लिकेट कर रहे हैं। कोविड के संक्रमण के समय भी आपने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कोविड के वायरस के कई दूसरे वेरिएंट सामने आने की खबरें पड़ी होंगी। दोस्तों, जब वायरस रिप्लिकेट करता है तो वह वर्तमान में उपस्थित वायरस से अधिक एडवांस होता है। यह भी संभव है कि उस वायरस के लिए बनाई गई वैक्सीन उसी वायरस के नए वेरिएंट के खिलाफ कारगर ना रहे। डब्ल्यूएचओ ने डिसीज एक्स को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में शामिल किया है। डब्ल्यूएचओ ने डिसीज एक्स के बारे में अपनी वेबसाइट पर लिखा है, डिसीज एक्स रिप्रेजेंट द नॉलेज दैट अ सीरियस इंटरनेशनल एपिडेमिक would be caused by a pathogen currently unknown to cause human disease। मतलब एक ऐसा अज्ञात पैथोजन जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगस कुछ भी हो सकता है, भविष्य में एक ह्यूमन डिसीज पैदा कर सकता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारी का रूप ले सकती है। पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि डिसीज एक्स निपाह, HIV एड्स, एबोला और कोविड-19 की तरह जूनोटिक होगी। जिन लोगों को जूनोटिक नहीं पता तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जूनोटिक उन बीमारियों को कहते हैं जो किसी पशु, पक्षी या अन्य किसी जीव से इंसानों में फैलता है, जैसे एबोला बंदरों से और निपाह वायरस चमगादड़ से इंसानों में फैलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डिसीज एक्स की तुलना 1918 और 20 में फैले फ्लू से की जा सकती है। आपको अगर पता ना हो तो मैं बताना चाहूँगा, 1918 में अमेरिका के कंसास प्रांत से शुरू हुए फ्लू के कारण उस समय लगभग 5 करोड़ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। यह आंकड़ा इतना बड़ा था जो दोनों विश्व युद्ध में मारे गए लोगों की संख्या का 2 गुना से ज़्यादा थी। बाद में इसे स्पेनिश फ्लू के नाम से जाना गया। यूके वैक्सीन टास्क फोर्स की हेड विंगम का कहना है कि डिसीज एक्स की इन्फेक्शन रेट मीजल्स जैसी और डेथ रेट एबोला जैसी होगी। बताना चाहूँगा कि मीजल्स की इन्फेक्शन रेट 90% यानी 100 लोगों के समूह में अगर किसी एक व्यक्ति को मीजल्स हो जाता है तो निश्चित रूप से समूह के बाकी 90 व्यक्तियों को मीजल्स का संक्रमण होने की संभावना है। एबोला की मृत्यु दर 67 व्यक्ति प्रति 100 व्यक्ति है। वैज्ञानिकों ने डिसीज एक्स के इंसानों में संक्रमण पर 4 संभावनाएं जताई हैं। डिसीज एक्स के लिए इंसानों में पहले से कोई इम्यूनिटी नहीं होगी, यह बीमारी हवा के द्वारा संचारित होगी, यह जरूरी नहीं कि संक्रमित व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करने पर इसके लक्षण दिखाई दें। सामान्यतः अधिकतर बीमारियों में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जिन्हें पहचान कर संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट करके हम उसे अन्य व्यक्तियों को संक्रमित करने से रोक सकते हैं। अभी कोविड-19 के समय भी कुछ मरीजों में यह बात सामने आई कि उनमें संक्रमण होने के बाद भी बीमारी के लक्षण दिखाई नहीं दिए। डिसीज एक्स के इस आगामी खतरे से निपटने के लिए यूके गवर्नमेंट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहाँ की सरकार ने वैज्ञानिकों की एक टीम गठन करके डिसीज एक्स के संभावित इलाज पर काम शुरू करने का आदेश दिया है। इन टास्क फोर्स की हेड डॉक्टर विंगम का कहना है कि सभी देशों की सरकार को मास वैक्सीन प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी कोविड के समय आपने देखा था कि कोविड दुनिया के लिए एकदम नई बीमारी बनकर आया। किसी भी देश के पास उसकी कोई वैक्सीन नहीं थी। वैक्सीन बनकर लोगों के बीच पहुंचने तक लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके थे। डिसीज एक्स के कारण के बारे में डॉक्टर बिंगम का कहना है
कि यह लोगों के अर्बन एरियाज़ में एक साथ रहने के कारण होगी। आपने सुना होगा कि कोविड-19 उन एरियाज़ में अधिक तेज़ी से फैला जहां लोग बहुत कम जगह में बड़ी संख्या में रहते थे, जैसे स्लम एरिया या सघन आबादी वाला कोई शहर। इसकी तुलना गाँव में लोग दूर-दूर रहते हैं, वहाँ कोविड का प्रभाव कम देखने को मिला। इसके साथ ही हम जिस तरह हर साल नेचुरल हैबिटेट्स का डिस्ट्रक्शन करते जा रहे हैं, उससे भी महामारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। जब नेचुरल हैबिटेट में ऐसा कोई संक्रमण उत्पन्न होता है, तो वह एक प्रजाति से दूसरी और दूसरी से तीसरी में होकर धीरे धीरे खुद ही खत्म हो जाता है, क्योंकि वहाँ इंसानों के ना होने से वह संक्रमित जानवर से इंसानों तक पहुँच ही नहीं पाता है। परंतु जब हम नेचुरल हैबिटेट को कम करते चले जाते हैं, तो संक्रमित जानवर और इंसान के बीच का डिस्टेंस कम हो जाता है, जिस कारण बीमारी फैलने का जोखिम और बढ़ जाता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि इस डिसीज एक्ट से बचाव के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इसके लिए डॉक्टर विंगम का कहना है कि सबसे पहले हमें इस बीमारी से बचने के लिए पहले से ही पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिससे इस बीमारी से बचाव के लिए अधिक रिसर्च किया जा सके। बीमारी आने के बाद कई गुना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि हम पहले उसके बारे में सभी ज़रूरी जानकारी और रिसर्च और उसके संभावित इलाज पर पैसा खर्च कर लें। उदाहरण के लिए कोविड-19 के कारण पूरी दुनिया भर को लगभग $16 ट्रिलियन का आर्थिक नुकसान पहुंचा। ये नुकसान इतना बड़ा था जो हमारे भारत की एक साल की कुल जीडीपी का लगभग 3.5 गुना है। जब कोविड आया तो किसी देश के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगर हमने पहले ही इस पर पैसा खर्च किया होता तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। वैज्ञानिकों ने सभी वायरस में से 6 ऐसे संभावित वायरस फैमिलीज़ की पहचान की है जो भविष्य में म्यूटेट होकर डिसीज एक्स का कारण बन सकते हैं। तो सरकार को चाहिए कि ऐसे किसी निकट भविष्य के खतरे से निपटने के लिए सूद पर पैसा खर्च करे। हम संभावित सभी वायरस फैमिलीज़ के लिए एक एक बेसिक वैक्सीन बना सकते हैं। भविष्य में जब डिसीज एक्स सामने आएगी तो हमारे पास उस वायरस के बारे में जानकारी के साथ ही उसकी वैक्सीन भी हो सकती है। वायरस जो म्यूटेट होकर डिसीज एक्स का कारण बनेगा, उस वायरस के पहले से मौजूद वैक्सीन में कुछ फेरबदल करके हम कम समय में वैक्सीन बना सकते हैं। वर्तमान समय में वैक्सीन को बनाना और उसको लंबे समय तक स्टोर करने के लिए बहुत सुधार की आवश्यकता है। किसी मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में अभी भी हमारे देश में डॉक्टर्स, अस्पताल, मेडिकल इक्विपमेंट्स, वेंटिलेटर्स की कमी है। हमें कोविड-19 की घटना से सीख लेकर उनको ठीक करने की ज़रूरत है। यूके ने अपने देश में 200 वैज्ञानिकों की एक टीम को डिसीज एक्स पर रिसर्च और उसकी वैक्सीन बनाने के लिए लगा भी दिया है। अब सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि जब डिसीज एक्स आएगी तब देखा जाएगा। तो भाई, जिसने भी कोविड के कारण किसी अपने को खोया है, वह सोचता होगा कि काश स्वयं कुछ कर पाता। इसलिए अपने लेवल पर प्रिकॉशन लेते रहें, भीड़ भाड़ में जाने से बचें, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें, खांसी जुकाम जैसे लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें। बाकी काम सरकार का है, वह आवश्यक कदम उठा ही लेगी। तो मुझे उम्मीद है मैं आपके डिसीज एक्ट से जुड़े सभी सवालों का जवाब वीडियो में दे पाया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी ऐसी किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।